News24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मिले 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 6। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने लांजी थाने के पुजारी टोला में एक व्यक्ति की हत्या। कोरोना वायरस का वाहक बन सकती है महाराष्ट्र सीमा से लगे रजगांव और मोवाड़ चेक पोस्ट बॉर्डर। धान बीज का अवैध भंडारण करने पर कृषि सेवा केंद्र के संचालक पर एफआईआर दर्ज और 12वीं कक्षा के 13,000 छात्रों ने हल किया केमिस्ट्री और भूगोल का पर्चा। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल के द्वारा 9 जून की सुबह जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर 6 हो गई। आपको बता दें कि देर रात को जबलपुर आईसीएमआर के द्वारा 10 सैंपल की जांच रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी के 2 और ग्राम भूरसा डोंगरी के 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संदिग्ध मानते हुए इन्हें पहले ही आइसोलेशन रखा गया था और इन्हें अब डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार पॉजिटिव मरीज बीते कुछ दिनों पूर्व मुंबई से वापस लौटे हैं, जिन्हें लांजी में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहाँ 6 लोग एक साथ मुंबई से आए थे। इन सभी 6 लोगों के जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए थे, जिनमें 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी के 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जब पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, इस दौरान उनके साथ लांजी क्षेत्र के ही अन्य 15 मजदूर भी रखे गए थे। अब इन मजदूरों के पॉजिटिव आने के बाद अन्य मजदूरों की जानकारी भी निकाली जा रही है। इस दौरान राहत भरी खबर यह है कि मुंबई से आने के बाद इन मजदूरों में कोरोना के लक्षण दिखाई देने के पहले संस्थागत क्वारंटाइन और बाद में गायखुरी कोरोना सेंटर शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बताएं कि पूर्व में बालाघाट जिले में कुल 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 3 मरीज खैलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के, 3 मरीज ग्राम बेनी के और 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम मोहजरी का शामिल था। इन 7 मरीजों में से पहले 2 मरीजों की रिपोर्ट और बाद में 3 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। सोमवार तक और केवल 2 मरीज ही उपचार के लिए शेष बचे थे। अब 4 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनमें ग्राम भजियादंड के 2, ग्राम बेनी के 2 और 1 मोहझरी का 1 मरीज शामिल है। लांजी थाना के अंतर्गत पुजारी टोला निवासी एक व्यक्ति को नक्सलियों के द्वारा गोली मारकर मुखबिर होने के शक में उसकी हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में यही जानकारी दी जा रही है कि रविवार की रात करीब 10 बजे गांव का एक व्यक्ति घर आकर मृतक को घर से लेकर गया, जिसका शव सोमवार को मिला। जानकारी यही मिल रही है कि हथियारबंद वर्दीधारी नक्सलियों ने युवक को गोली मार दी। इतवार को ले गया था। कितने ले गया था? अपना गांव का आदमी को बुला के। गांव का आदमी, क्या नाम उसका नाम क्या था? सही में। हाँ। अच्छा, फिर क्या बोल के ले गया था? वो सो गया था सर। हाँ। वो फिर उठा के ले गया उसको गांव का आदमी। कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? एक आदमी था। एक ही था। उठा के रात कितने बजे ले गया था? 10 बजे। रात को 10 बजे। हाँ। और फिर कल नहीं मिला? नहीं मिला। तुमने ढूंढा उसको? हाँ, कल उसको पूछे कि फिर उसको पूछे फिर सहमत को? कल भी नहीं मिला मेरे को। वो भी नहीं मिला। कहाँ रहता सहमत? सहमत कार्यकारी में वहाँ आ जाएगा। कौन गाँव का है सहमत? अपने गाँव का है। आपके गाँव का? हाँ। अच्छा, तो ये तुमको घटना की जानकारी कैसे मिली? जब फोन लगाया था। फोन लगाया? गाँव का था। तो ये आदमी जो तुम्हारा लड़का था, ये नक्सलियों के संपर्क में रहता था क्या? नहीं। पुलिस के संपर्क में? नहीं। किसी के संपर्क में? कुछ काम? लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया कि मृतक पुलिस का मुखबिर नहीं था। नक्सलियों के द्वारा क्षेत्र में दहशत फैलाने और अपनी स्वयं की दुश्मनी निकालने के लिए शायद उसकी हत्या कर दी हो। सुबह जो है सूचनाकर्ताओं ने थाने पर अवगत कराया कि जो नेवर भाई ग्राम है उस पर नाकाटोला एक स्थान पड़ता है, वहाँ सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। हम लोगों ने पूरी टीम में, राकेश जी मेरे साथ थे, टीम और ऑफिसर के साथ पहुँच के वहाँ पूरे सिस्टमेटिक ढंग से उस लाश को हमने जब ऑब्जर्व किया, 20 से 25 साल का एक युवक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोनू पिता चेतम जो है लोकल पुजारी टोला का रहने वाला लड़का है।
को एक पर्चा भी जिसमें मिला है जिसमें इस पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी इनफॉर्मल भी पुलिस का भी मुखबिर नहीं रहा है। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ पकड़ में आती है कि नक्सल लोग जो है इनका जब अपने ही किसी व्यक्ति से विवाद हो जाता है तो उसको पुलिस का मुखबिर कह के मार देते हैं, ताकि उस व्यक्ति में भी डर जाता है, लोकल गवर्नमेंट डर जाता है और मुखबिर न बने पुलिस के लोग। इस टाइप का एक मैसेज देना चाहते हैं वो, लेकिन ग्रामीण लोग हमारे पूरे सपोर्ट में, समर्थन में हैं। तो इसमें जिस भी दलम ने ये घटना की है उसकी हम पूरी जाँच करवा रहे हैं और आगे जैसी के साथ आपको होना होता है। वहीं जुलाई 2019 में पुजारी टोला में हुई घटना से मृतक का कोई संबंध है या नहीं, इस विषय पर भी एसडीओपी लांजी के द्वारा बताया गया कि इस सारे पहलू पर जांच की जा रही है। तो इसका कोई संबंध नहीं है, बस बेसिकली इनका यही है कि जैसे आपस में इनकी टीम के जो लोग हैं नक्सल को जो सपोर्ट करते हैं या उनके साथ जो रहते हैं या फिर जो उनके लिए काम नहीं करते हैं उनको ये पुलिस का मुखबिर कह के मारते हैं, ताकि जो पब्लिक पुलिस के सपोर्ट में है वो कहीं ना कहीं डरे। लेकिन जनता पूरा सपोर्ट में है पुलिस के, उसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जिस भी दलम ने इसका काम किया उसके खिलाफ हम लोग लगातार एसपी साहब को निर्देश मिले हैं कि पार्टियां निकाल के लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो वो हम लोग कर रहे हैं। आज भी हमारी सर्चिंग पार्टी इस पूरे देवरबली की जो हब फोर्स है और देवरबली का डीएफ है वो उस पूरे बेल्ट में सर्चिंग मॉर्निंग से ही कर रहा है। तो हम लोग लगे हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि जैसे जो पर्चे मिले थे उस पर्चे में और भी कुछ जानकारी उन्होंने लिखी है कि क्या करेंगे, क्या हो रहा है? पर्चे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है एग्जैक्टली। वो क्या भारतीय न्याय व्यवस्था विश्वास नहीं करते हैं, वो अराजक तत्व हैं, उसमें सिंपल लिख दिया है कि इसका हमने न्याय कर दिया है। तो न्याय वह इस टाइप से होता नहीं है। जनता को हम लोग ये मैसेज करते हैं कि आप लोग इनके बहकावे में ना आए, न तो इनके लिए काम करें। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जिलों में शामिल बालाघाट में इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन और प्री मानसून बारिश के कारण 85% ही लक्ष्य पूरा हो सका है। आपको बता दें कि इस वर्ष 34,600 मानक बोरा लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहले 13 दिन देरी से तेंदुपत्ता तोड़ाई शुरू हुई और जैसे ही तेंदुपत्ता तोड़ाई पीक पर आई, प्री मानसून बारिश की वजह से तेंदुपत्ता तोड़ने का काम प्रभावित हो गया। लक्ष्य 34,600 था मानक बोरा, जिसमें से 85% संग्रहण हमने कर लिया, 85.25%। और क्योंकि कोरोना के कारण समस्त जिला लॉकडाउन में था, इनफैक्ट पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में था, तो इस कारण से जो ठेकेदार थे, जो क्रेता थे, वो उनसे अनुबंध नहीं हो पाया था समय पे, और इस कारण से जो तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य है वो भी लंबित रहा। वो भी जो 1 तारीख और 2 मई से शुरू हो जाना चाहिए था, वह 13 मई से शुरू हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश के अनुसार वारासिवनी में मंगलवार को तीनों परीक्षा केंद्रों में 2 पाली में प्रथम पर्चा केमिस्ट्री और भूगोल का हल किया गया, जिसमें पहली पाली में कुल 500 छात्र छात्राओं में से 497 छात्र छात्राओं ने केमिस्ट्री का पर्चा हल किया, वहीं 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार भूगोल के कुल 46 छात्रों ने पर्चा हल किया। जो हमारी कक्षा 12वीं की जो शेष प्रश्न पत्र बच गए थे, लॉकडाउन के शुरू में जो परीक्षा चल रही थी उसको रोक दिया गया था लॉकडाउन की स्थिति आने के कारण, तो उसके परीक्षा केंद्रों का हमको निरीक्षण करना है। सभी टीमें हमारी लगी हुई है। परीक्षा केंद्रों में खासकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो शासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्देश दिए हैं, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन केंद्राध्यक्षों द्वारा किया जाना है। प्रत्येक केंद्र पर वो सारी व्यवस्थाएं हो जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में जो सहायक होता है। तो इन व्यवस्थाओं को देखना मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य जो हमारा है कि हमारी जो परीक्षा है साफ सुथरी हो, उसकी गोपनीयता बनी रहे और किसी भी प्रकार के नकल इत्यादि को हम बढ़ावा न दें। तो इन दोनों मकसद से हमने आज वारासिवनी के दोनों केंद्रों का और बालाघाट के 4 केंद्रों का हमने निरीक्षण। जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम मंगोली खुर्द में इसी ग्राम की लड़की यामिनी पिता फूलीचंद रिनायत 18 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी बालाघाट जिले से गोंदिया उपचार ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। यामिनी ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार यामिनी बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। 8 जून को यामिनी के पिता फूलीचंद खेत चले गए थे। शाम 5 बजे यामिनी घर पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। यामिनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों को गोंदिया ले जाने की सलाह दी गई थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार वारासिवनी में भरने वाला गुड़ बाजार खुला जरूर, लेकिन इसमें लोगों की भीड़ कम दिखाई दी।
जिससे बीते कई दिनों से मंदी की मार झेल रहा गुड़ बाजार के व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दिए। बता दें कि वारासिवनी, खैरलांजी, रामपाली क्षेत्र के बहुत से गुड़ व्यापारी और खरीदार इस बाजार में आते हैं, लेकिन लॉकडाउन का असर इस मंडी पर भी दिखाई दिया। 2.5 महीने से बंद थी मंडी पूरी। सबको मालूम हो गया कि मंडी बंद है, खरीदी करने कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे 2-4 दुकान लगती है, बस हो गया है। 2-4 दुकानें लगती है यहाँ पे। बाहर के लोग कोई आते नहीं। अच्छा, बाहर के लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं बाहर के। यानी ग्राहक लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। और माल कहाँ से आ रहा है? बोलकट्टे तरफ से बोल की तरफ से आ रहा है। अच्छा, खर्चे आप लोगों के तो यथावत वैसे ही चल रहे हैं? वैसे ही चल रहे थे। अब तक के कब से आप व्यापार कर रहे हैं? होगा 30-35 साल। 30-35 साल के अरसे में आपने ऐसी गिरानी कभी व्यापार में, अपने व्यापार में देखी? नहीं, कभी नहीं देखे ऐसी गिरानी। ऐसी बंद चालू बंद में इसमें क्या है कि सब हजार पूरा बैठ गया है। पहले बहुत पहले से आते हैं यहाँ पर अक्सर आप? हम हमारे सच से गिराई करेंगे, हम यही देखने आते हैं। तो यह भीड़ भाड़ रहती थी क्या पहले? बहुत भीड़ रहती थी। क्या वजह मान रहे हैं आज जो भीड़ नहीं दिख रही है? कोरोना के कारण है। कोरोना के कारण? कोरोना के कारण है। क्या है, नजदीक नहीं आना कहते हैं, किसी के पास जाना नहीं, मुंह बांध के आना। हम तो खुले जाते हैं। तो आज गुड़ की खरीदी के लिए खासतौर से आप आए हैं कि मंगलवार बाजार को गुड़ बाजार यहाँ पर लगता है? लगेगा। ये 8 तारीख का क्या था कि 8 तारीख को खुल गया है करके बोले ना जी, तो मैंने आज बराबर गुड़ मंडी गुड़ आएगी। अच्छा, इस वजह से आए थे। पद्मेश सिटी केबल द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पद्मेश डिजिटल ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता केबल का भुगतान घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। पद्मेश उपभोक्ता प्ले स्टोर के माध्यम से पद्मेश डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप केबल का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वारासिवनी तहसील के ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केंद्र में धान बीज का अवैध रूप से भंडारण करने के कारण केंद्र के संचालक ग्राम सिर्रा निवासी खेनाराम राणा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक्सपायरी डेट का धान बीज पाया गया, जिसकी कंपनी को अनुमति नहीं थी। वारासिवनी के कृषि विकास अधिकारी सह बीज निरीक्षक मेघदूत परते द्वारा 9 जून को ग्राम कोचेवाही में मां शारदा कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहां पर बीज निर्माता कंपनी भारत सीड कंपनी वारंगल तेलंगाना का धान बीज MTU 1010 जीवा 2 और स्वर्णा का 62 क्विंटल 10 किलोग्राम धान बीज रखा गया है, जबकि तेलंगाना वारंगल की भारत सीड कंपनी को मध्य प्रदेश शासन से बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जांच में पाया गया कि कोचेवाही की दुकान में किसानों को विक्रय के लिए रखे गए भारत सीड कंपनी के धान बीज की एक्सपायरी डेट माह फरवरी और मई 2020 में निकल चुकी है। धान बीज की बोरियों पर कंपनी द्वारा भ्रामक जानकारी अंकित कर किसानों को विक्रय किया जाना पाया गया है। कोरोना संक्रमण काल के लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 में जैसे ही 1 जून से बिना पास के एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति क्या मिली, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोरोना समाप्त ही हो गया है। ऐसा हम उस समय कह रहे हैं जब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर रजेगांव चेक पोस्ट में बिना जांच, बिना स्क्रीनिंग और बिना पूछताछ के महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में एंट्री दी जा रही है। इन लोग कोई पूछताछ कर रहे हैं कि कोई स्कैनिंग वगैरह या कोई स्वास्थ्य परीक्षा? वहाँ पूछे ना। यहाँ पे हमारे MP बॉर्डर की बात करें तो MP बॉर्डर में नहीं पूछे, महाराष्ट्र बॉर्डर में पूछ रहे हैं। यहाँ नहीं पूछ रहे। अच्छा, चेकअप होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के, तो लोगों को कभी देखते हैं चेकिंग होते हुए? चेकिंग की देखे नहीं। महाराष्ट्र से आने वाले दूसरे लोग बताते हैं कि महाराष्ट्र की सीमा पर बाकायदा गाड़ियों की एंट्री, व्यक्ति की स्क्रीनिंग और सारी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये व्यवस्था मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के रजेगांव बॉर्डर पर दिखाई नहीं देती।
आप अभी बॉर्डर से जो क्रॉस करके आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो बॉर्डर में एंट्री हो रही है तो वो कुछ पूछताछ हो रही है, कोई स्कैनिंग वगैरह या स्वास्थ्य का परीक्षण? नहीं, यहाँ तो नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र की विमान महाराष्ट्र में स्कैनिंग हो रही है और वहाँ गाड़ियों की एंट्री भी हो रही है। यहाँ एंट्री या कोई पास भी मांग रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मांगते? यहाँ कुछ नहीं मांग रहे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे अभी आप व्यवस्था होना चाहिए। अभी तो क्या मालूम कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, लोकल की, इसलिए हमको चल जाता है। अच्छा, आप लोकल क्यों बोल रहे हो? तो आप तो अक्सर यहाँ देखते रहेंगे जी। तो वो कभी रोकते हैं? नहीं, कभी नहीं रोकते? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं रोक रहे हैं लोग। यानी रोकना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, आधार कार्ड जो भी है मांगना चाहिए, स्कैनिंग वगैरह। हाँ, जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए कि अभी आप महाराष्ट्र बॉर्डर भी क्रॉस किए हैं और मध्य प्रदेश भी बॉर्डर क्रॉस किए हैं जी। दोनों जगह में आपकी पूछताछ हुई? हाँ जी, पूछताछ कहाँ हुई? वो महाराष्ट्र के जो सीमा में पड़ती बॉर्डर, क्या क्या पूछे आपसे? बस यही पूछे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ इंट्री है वो? हाँ, एंट्री हो रही सर और चेकअप हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर की बात करें, जो आप निकल के आ रहे हो, यहाँ आपकी स्कैनिंग या कोई चेकअप हुआ? नहीं सर। स्वास्थ्य परीक्षण, कोई गाड़ी की एंट्री या पूछताछ की गई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से जा रहे हो? नहीं सर। अच्छा बताइए कि अभी कोरोना के मामले हमारे ज़िले में भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए हमारे ज़िले की बॉर्डर की? जिले के बॉर्डर के लिए सुरक्षा का इस विषय पर जब हमारे द्वारा चेक पोस्ट पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले तो अपना दुखड़ा बताया, बाद में बताया कि वे केवल बाहर से आने वाले मजदूरों की जांच कर रहे हैं। इधर बाहर से आते हैं ना तो उन लोगों की एंट्री करना पड़ता है। अच्छा, इधर आइए, जो कमाने वाले हैं ना आते हैं। इधर आइए, इधर। क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, कोई भी अच्छा नहीं। बरसात के समय पानी वानी आता है तो हम लोगों को वहाँ पे चौकी पे जाके बैठना पड़ता है। रात के समय भी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं। यहाँ पे देखिए इतना कचरा है यहाँ तो उस दिन सांप भी निकला था करके बता रहे थे। अच्छा, यानी आपकी पर्सनल समस्या है ज़्यादा? मतलब ये व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पे पर्याप्त। अच्छा, ये बताइए कि मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ सामने खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहा था, तो उस समय मैंने कहीं नहीं देखा कि आप लोग किसी की एंट्री कर रहे होंगे या कुछ देख रहे होंगे, या कोई रुक रहा है। बहुत कम लोग आ रहे हैं। कितने लोगों की एंट्री करें सुबह से? हाँ, 44 लोग हो चुके हैं। नहीं, मैं जब आधे घंटे से खड़ा हूँ तो आधे घंटे में आपने एक आदमी की भी एंट्री नहीं की? जी नहीं आए। अच्छा, आई नहीं? नहीं, बाहर से आते हैं जो कमा के आते हैं ना, हम लोग उनकी एंट्री करते हैं। अच्छा, सिर्फ कमाने खाने वालों की? अगर गाँव ही जा रहे हैं सिर्फ उन लोगों की एंट्री नहीं करते, वो जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कमाने खाने वालों की एंट्री? जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे शहरों से, खास तौर पर जो पैदल आते होंगे, गाड़ी वालों की एंट्री नहीं। जिस बात की पड़ताल पद्मेश की टीम बीते आधे घंटे से कर रही थी, उस विषय पर रजगांव चौकी प्रभारी भी वही बात दोहरा रहे हैं जो चेक पोस्ट पर होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। कि हम लोगों की चौकी जो है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है, क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर में ये चौकी आती है, तो यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों के द्वारा जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हों या महाराष्ट्र से यहाँ पर आ रहे हों, सबकी एंट्रीज़ होती है रजिस्टर में बाकायदा, और उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। रेड जोन या कोई कंटेनमेंट जोन से कोई आता है या कोई ऐसा लगता है तो हम उनको स्क्रीनिंग के लिए और उनकी दूसरी एंट्रीज़ के लिए हम स्वास्थ्य विभाग के पास में उनको भेजते हैं। क्या ऐसा हो सकता है मैडम कि कोई बगैर पूछताछ के या बगैर एंट्री कराए यहाँ से आया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे मौजूद ही है, तो उनकी नज़र से बचकर जाना तो इम्पॉसिबल है। और बाकायदा यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ से चला जाए। मैडम, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैंने कई लोगों को यहाँ से बगैर आते जाते हुए देखा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई स्कैनिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, तो क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, आप गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बल लगाया, मैंने आपको बताया कि बिना यहाँ के जांच पड़ताल के नहीं हो सकता। या तो कोई लोकल होगा जो यहाँ से 100-500 मीटर की दूरी पे जा रहा होगा, या लोगों का क्या होता है कि यहाँ से लोग अपने काम की वजह से भी आते जाते हैं, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा और उसकी बाकायदा स्क्रीनिंग ना हो या एंट्री ना हो। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी रजगांव चेक पोस्ट में हालात देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लापरवाही आगामी दिनों में कोरोना के लिहाज से कहीं भारी न पड़ जाए। देश और पूरी दुनिया में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
वही बात अगर ज़िले की करें तो ज़िला भी इससे अछूता नहीं है। पहले 1 मामला, 2 मामला, 3 मामला सामने आया, ऐसे करते करते 7 मामले हो गए। वही लोगों में सुधार भी आता गया, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती गई और सुधार आने के बाद में धीरे धीरे 2 ही मामले हमारे यहाँ जिले में मौजूद हुए। लेकिन कल रात की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो 4 मामले और नए सामने आए हैं और लगातार ये जो खतरा है और जो कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी बात की जांच करने के लिए आज हम लोग रजगांव पुलिस यहाँ चौकी पहुँचे हुए थे। ये बॉर्डर है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में और बालाघाट में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आज हमने देखा नज़ारा कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, ना लोगों से पूछताछ की जा रही थी, ना लोगों के नाम, पते, रजिस्टर कुछ भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि महाराष्ट्र, इसके बाद में एक और चौकी है, महाराष्ट्र की सीमा लगती है, वहाँ पर एक महाराष्ट्र पुलिस है, उन लोग बाकायदा स्कैनिंग कर रहे हैं। लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनके बाकायदा स्कैनिंग हो रही है, नाम पते सब पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वही बात है, अगर मैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम की करूँ तो उन लोग अपना ही दुखड़ा सुना रहे हैं कि भाई उनके पास ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। वही बात अगर अधिकारियों की करूँ तो मैडम से हमने बात करी, उनका कहना है कि यहाँ से कोई भी बगैर एंट्री के इधर या उधर आ जा नहीं सकता। तो सवाल ये है कि जब नहीं आ जा सकता तो फिर ये लोग इतने सारे जो आ रहे हैं, ये बगैर एंट्री के कैसे आ रहे हैं? तो यही सभी सवाल को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बालाघाट जिले की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृति ने बालाघाट जिला सहकारिता बैंक के महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक श्री समृति ने इस दौरान बताया कि जिले के भीतर 200 खुली निविदाओं में निविदा शर्तों के विपरीत निविदा खोलकर अनुबंध करने और भुगतान किया गया है। पूर्व विधायक किशोर समृति ने लोकायुक्त मध्य प्रदेश को जांच कराने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में लेख किया है कि बालाघाट जिले के सहकारी बैंक के महाप्रबंधक के अधीन 125 सोसाइटी, 149 खरीदी केंद्र और 20 सहकारी कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं हैं, जिसमें समस्त सामग्री की खरीदी महाप्रबंधक और जिला रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से की जाती है। बालाघाट जिले में जिला महाप्रबंधक और रजिस्ट्रार द्वारा 200 निविदाएं विभिन्न सामग्रियों की बुलाई गई हैं, जिसमें राज्य शासन द्वारा निविदा के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया। ना तो समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की गई और ना ही निविदा पक्षकारों के सामने खोली गई। बालाघाट में महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक के माध्यम से करीब 200 मामलों में करीब 1.5 साल में खरीदी, 1.5-2 साल में, और 200 चीज़ों की सप्लाई ऑर्डर निकाला गया बिना किसी भी अखबार में विज्ञापन छपवाए। जबकि टेंडर चाहे सप्लाई का हो या निर्माण कार्यों का, उसके संबंध में राज्य शासन का है कि 2 लाख से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। अभी टेंडर इसके अंडर में पूरे बालाघाट ज़िले के 20 कोऑपरेटिव बैंक हैं, 125 सोसाइटियां हैं और 148 खरीदी केंद्र हैं। इन सारे खरीदी केंद्रों में जितनी भी चीज़ों की सप्लाई की ज़रूरत होती है उसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रबंधक देता है, महाप्रबंधक देता है। तो महाप्रबंधक और स्टोर के जो भी लोग हैं, इन लोगों ने करीब 200 ऐसे सप्लाई ऑर्डर हैं जिसको इनने बिना अखबारों में प्रकाशित किए निकाला। ये अपने आप में अपराध है। दूसरी बात, जिन सप्लाई ऑर्डरों में जिनको काम करना होता था तो जो पहली निविदा आ जाती थी उसको खोल के उसके रेट निकाल के और फिर जिसको देना होता था वो उसको कम रेट बता के डलवा के, और इस तरह का इनने पूरा एक काफ़ी बड़े पैमाने पे 20 करोड़ से ज़्यादा की खरीदी की है और ये बड़ा एक अपराध है। इस मामले की शिकायत मैंने लोकायुक्त को किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ इस मामले की लोकायुक्त बड़े मामले में जाँच कराए और महाप्रबंधक और जो भी इससे मिली हुई टीम है उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। महाराष्ट्र सीमा मोवाड़ के रास्ते मध्य प्रदेश बालाघाट की सीमा में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहन कोरोना का वाहक बन सकते हैं। वारासिवनी मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस और अन्य विभाग मुस्तैद सेना की तरह डटे हुए हैं, जो हर आने जाने वालों की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ खानापूर्ति दिखाई पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के स्टाफ के पास थर्मल स्क्रीन करने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। केवल रजिस्टर पर एंट्री करो और राज्य में एंट्री पाओ, यही इस समय काम चल रहा है। यही कुछ हालात मध्य प्रदेश की सीमा पार मोवाड़ से सटे बपेरा में पुलिस एक हवलदार और एक होमगार्ड सैनिक के भरोसे कोरोना ड्यूटी कर रही है। यहाँ पर प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस के सहारे आने जाने वालों के नाम पते नोट कर महज खाना पूर्ति की जा रही है। ये क्या गाड़ियों की एंट्री, जाने आने वाले जो है बाहर से जो आते हैं उनका एंट्री करने का और उनको छोड़ने का, वाहन का भी एंट्री करने का उनका नाम।
वो जो बाहर जिले से जो आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आते हैं, उन्हीं का एंट्री किया जाता है। अदर डिस्ट्रिक्ट यानी जिस तरीके से एमपी से बिल्कुल अपन इस वक्त जो है यहाँ पर अपन बॉर्डर पे खड़े हुए बिल्कुल हैं, बपेरा चौकी पर अपन यहाँ पर मौजूद है। तो ये बालाघाट जिले से जो लोग आते हैं तो उन्हीं का भी एंट्री होता है। और नागपुर और ये इधर भंडारा से जो लोग आते हैं उन्हीं का भी होता है। नागपुर, चंद्रपुर, जो भी कुछ है उन्हीं का। तो ये सब लेबर लोगों की कर रहे हैं कि नहीं, सभी लोग, हर प्रवासी का, हर प्रवासी। नहीं, देखने में आ रहा है कि कुछ लोग निकल जा रहे हैं तो उनकी नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सभी का एंट्री हो ही रहा है अभी। तो सिर्फ यहाँ पर एंट्री की जा रही है? एंट्री। स्वास्थ्य विभाग का कोई अमला यहाँ पर नहीं है जो थर्मल स्क्रीनिंग करे? है, स्वास्थ्य विभाग वाले भी है, लेकिन अभी तो पहुँच नहीं पाए हो फिलहाल। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का भी है यहाँ पर। लगती है यहाँ पर? हाँ, लगती है। लेकिन आज यहाँ पर मौजूद नहीं है यहाँ पर मौजूद। सर मेरे साथ में पुलिस कांस्टेबल है। तो यहाँ पर है नहीं? थे सर, अभी उनका बीट है ये। अच्छा, बीट। तो वो कैसा, वो एक रिपोर्ट थी उनकी, तो इंक्वायरी लेने गए। तो यहाँ पर आपने टेंट लगा कर रखा हुआ है, तो ये भंडारा पुलिस की तरफ से टेंट लगा है यहाँ पर? हाँ सर, भंडारा। किस बाबत लगा हुआ है ये? सर यही कोरोना की इससे जो आवक जावक है इधर के उधर, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते जाते हैं, उनकी चेकिंग यानी एंट्री करते हैं। अच्छा, उनकी एंट्री करते हैं। सिर्फ एंट्री भर पुलिस का काम जो है वो एंट्री करने का है? हाँ सर। यहाँ पर ये बताएं, जैसे बाहर के जो प्रवासी मजदूर हैं या अन्य लोग हैं जो शादी ब्याहों में आ रहे जा रहे हैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है यहाँ? सर यहाँ कैसे कुछ दवाखाने PSC वाले लोग रहते, वो लोग सब बाकी प्रोसीजर करते हैं, और हम कैसा सर। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की सीमा पर तैनात कर्मचारी बताते हैं कि सामान्य रूप से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक आसपास के क्षेत्र के होते हैं। इस वजह से वे पूर्व से ही दर्ज हैं। नए चालकों से वे जानकारी जुटाते हैं। मैडम सर यहाँ पर स्क्रीन का काम सर जब से वो लॉकडाउन हुआ तभी से चल रहा है? जी सर, जो आने वाले हैं उनकी एंट्री करते हैं सर, उनका नाम पूछते हैं, पिता का नाम, और फिर सर उनकी स्क्रीनिंग करके उनका टेम्परेचर लिखते हैं। स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट है आपके पास? जी सर, मशीन है। मशीन है, यानी थर्मल स्क्रीनिंग मशीन आपको दी गई है? जी सर, सैनिटाइजर। अच्छा, सैनिटाइजर है और ग्लव्स वगैरह है, मास्क वगैरह, वो सब यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनकी क्या कहते हैं, गाड़ी रोकते हैं और उसको स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, और जो वहाँ पे स्वास्थ्य राजस्व विभाग वाले नाम नोटेट करते हैं, और फिर उसके बाद में उनको जो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में भेजते हैं, और उनको जैसे रेड जोन है तो उन कार्ड प्राप्त होता है और उसकी जाँच की जाती है। जांच करने के बाद इंटीमेशन जो है संबंधित विभाग को भेज देते हैं ऐसे? हाँ, तहसीलदार महोदय। अच्छा, तहसीलदार साहब महोदय को बताते हैं जानकारी। तो सर यहाँ पर जिस तरीके की स्क्रीनिंग हो रही है, हमारी ड्यूटी लगाई गई कि बॉर्डर पे जो प्रवासी लोग मजदूर हैं जो आते हैं उनको हम लोग यहाँ एंट्री करें, और उनको जो भी दिक्कतें हों उनकी सुविधा बनाएं। कई बार बस से उनको भिजवाने का काम करते हैं। अच्छा, बस से भी भिजवाने का काम करते हैं। अभी प्रवासी मजदूर आना जारी है? जारी है। कहाँ से आ रहे हैं प्रवासी मजदूर? आ रहे हैं सर जी, दिल्ली से भी आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, और कल आए थे औरंगाबाद से, और इधर में जैसे अमरावती वगैरह है, नागपुर है, और अकोला है, वर्धा है। सर जो बाहर से आए हुए प्रवासी, उनका नाम वगैरह एंट्री करना, खाता नंबर वगैरह देना है, आधार वगैरह एंट्री करना है सर। उनका आधार वगैरह एंट्री करना है। तो ये जितने लोग प्रवासी आ रहे हैं उनके पास आधार नंबर होता है? नहीं सर, कुछ के पास में नहीं रहता। फिर उनकी एंट्री कैसी करती हैं आप? सर वो बताते नहीं तो डैश लगा देते सर। अच्छा, बताते नहीं हाँ, तो डैश लगा देते हैं। किसी के पास है तो बराबर एंट्री कराते सर। तो ये प्रवासी श्रमिकों की एंट्री करना है आपको क्या, कि हर आदमी की आपको एंट्री करना है? जो मजदूर लोग आते हैं सर उन्हीं की कर रहे हैं। बाकी आम आदमी जो बाइक से आ रहे हैं या साइकिलों से आ रहे हैं, 2 व्हीलर से आ रहे हैं, उनकी नहीं करना है? ये जो 4 व्हीलर से आ रहे हैं उनकी भी नहीं है? ओके। कोरोना कोविड-19 संक्रमण को रोके जाने की दिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रशासन काफी सक्रिय है। मेरे पीछे महाराष्ट्र बॉर्डर बपेरा चौकी है, जहां पर स्वास्थ्य अमला तो नदारत है, लेकिन शिक्षा विभाग के साथ पुलिस विभाग मिलकर सतत निगरानी रखे हुए हैं, और आने जाने वाले लोगों की एंट्री बकायदा की जा रही है। हालांकि वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग किसी प्रकार की नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ मेरे पीछे हम अपनी ही सीमा, अपनी ही हद में है, जो मोआड़ बॉर्डर है।
जहां पर बकायदा प्रशासन की तरफ से 3-3, 4-4 विभाग मुस्तैद हैं कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के लिए। महाराष्ट्र से और एमपी से महाराष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, उनकी टोटल स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। जिले के वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम कटंगझरी में एक कपूत ने अपनी वृद्ध मां की हत्या करने की नियत से उसे कुल्हाड़ी से बेरहमी पूर्वक मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वृद्धा सनोताबाई पति जयतलाल सूरपाल 55 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। 9 जून की सुबह सनोताबाई अपने पति जयतलाल के साथ घर में थी और घरेलू काम निपटा रही थी। 12 बजे करीब उसका बेटा महल से शराब पीकर आया और झगड़ा करने लगा और महल से अपने 6 वर्षीय बेटे अतुल के साथ मारपीट कर रहा था, जिसे बचाने के लिए उसकी मां सनोताबाई गई। तभी महल से अपनी मां पर कुल्हाड़ी से दनादन वार करने लगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9 जून से 12वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा ली जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को 2 अलग अलग पालियों में रसायन शास्त्र और भूगोल का कुल 13,489 छात्रों ने पेपर हल किया। इसी कड़ी में सुबह 9 से 12 बजे तक 121 परीक्षा केंद्रों पर रसायन शास्त्र का पेपर आयोजित किया गया, जिसमें 8,457 छात्रों में 80 अनुपस्थित रहे और 8,377 उपस्थित हुए। इसी तरह दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 91 परीक्षा केंद्र पर भूगोल विषय का परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 5,203 परीक्षार्थियों में से 91 छात्र अनुपस्थित रहे और 5,112 उपस्थित रहे। जिले के भीतर दोनों ही पाली में आयोजित परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण नहीं बना। हमारी व्यवस्था बहुत सुचारू चल रही है। सबसे पहले जो बच्चे हमारा प्रवेश किए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथ में सैनिटाइजर दिया गया, सैनिटाइज किए गए। उसके बाद उन्हें निर्देश दिए गए। उसके बाद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कमरे में बिठाला गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंस से ही अंदर भी प्रवेश करेंगे और परीक्षा उपरांत सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाहर जाएंगे। सभी बच्चों ने मास्क पहना हुआ है। कुछ व्यवस्था हमने विद्यालय में भी मास्क करके रखा है।